मैं नेशनल पार्क सर्विस में 30 सालों से काम करता आया हूँ और इन 30 सालों के समय में मैं 3 अलग अलग स्टेट में काम कर चुका हूँ। जो आखिरी जगह जहां मैंने काम किया था वो थी लुइसियाना। मैं वहां के नेशनल पार्क का नाम तो नहीं लूंगा, पर अगर कोई वहां का रहने वाला है तो वो जरूर समझ जाएगा कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। दरअसल मुझे वहां पर ट्रांसफर डिप्टी डायरेक्टर के पोजीशन में किया गया था और मुझे पार्क के एक ऐसे सेक्टर पर निगरानी रखने के लिए कहा गया था जहां पर भी काफी हाइकिंग ट्रेल्स थी। इसके सिवा यहां कुछ भी नहीं था क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा घना और गहरा था। तो यहीं पर रहने वाले कुछ कर्मचारियों ने मुझे उस जगह के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां बताई थी। काफी ऐसे किस्से जिनमें वहां पर आए हुए लोगों ने किसी बिगफुट को या फिर किसी ऐसे बड़े मानव को देखा था, या फिर ऐसे किस्से जहां के बारे में पता लगाया था कि लोग यहां पर छुप के नशे करते हैं। पर इससे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग उन लोगों ने मुझे नहीं सुनाया। लेकिन एक कहानी जो हर एक से अलग थी वो थी बोरडॉग स्प्रिंग की कहानी। उस कहानी में मैंने ये सुना कि जब पहले अमेरिका में बसने के लिए लोग आए थे तो वो यहाँ पे रहने वाले चॉकटो कबीले के लोगों से उन्होंने काफी अच्छे संबंध बनाए। उस कबीले के लोगों ने उनका खुशी खुशी स्वागत किया, पर उन्होंने एक चेतावनी भी थी कि उन्हें एक जगह से दूर रहना चाहिए, जो था एक प्राकृतिक ठंडे पानी का झरना जिसे वो कबीले के लोग नानुश्ता कहते थे। तब कबीले के लोगों का कहना था कि वो झरना एक बुरी आत्माओं का घर है। उन लोगों का कहना था कि उस जगह से जितनी दूरी बनाई जा सके उतना ही अच्छा है। अब कुछ समय बाद वहां की जमीन एक फ्रांस के आदमी को गिफ्ट में या फिर तोहफे में दी जाती है और इस आदमी का नाम था बोरडॉग्स। और इसी तरह से इस जमीन का या फिर इस जगह का नाम पड़ा बोरडॉग्स। बोरडॉग्स ने अपनी जमीन ज्यादा अपने बेटे को दी, जिसने उस जगह को काफी नाम दिया और काफी फेमस बनाया। उसके बेटे ने वहां पे एक बड़ा सा गन्ने का प्लांटेशन खड़ा कर दिया और उसका नाम उसके बेटे ने रख दिया बोरडॉग्स स्प्रिंग्स। उस जगह पे जो लोग काम करते थे वो पुराने जमाने में स्लेव हुआ करते थे। तो अब वो जो स्लेव्स थे उनमें धीरे धीरे एक बात फैलने लगी, और वो बात फैलने ऐसी लगी कि लोग कहते थे कि स्लेव्स वहाँ जो रहते थे और जो उस प्लांटेशन में काम करते थे उनके बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब वहाँ जो पुराने लोग थे उस कबीले के, उनमें से कुछ लोग भी वहाँ स्लेव्स थे। तो उन लोगों ने अब एक बड़े से समारोह का आयोजन किया, और ये समारोह इसलिए था कि उस स्प्रिंग्स की, उस जगह की जो बुरी आत्माएं हैं जो कि उस झरने के पास रहती है, उन बुरी आत्माओं से वो अपने बच्चों को और जो गुलाम है उनके बच्चों को बचा सके और उनकी रक्षा कर सके। ऐसा कहा जाता है कि बोरडॉग्स बहुत ही शातिर और बदमाश था। बोरडॉग्स अपने गुलामों को बहुत तंग भी किया करता था। बोरडॉग्स न उन्हें ढंग से खाने देता था, न बाकी की सुख सुविधा जो कि बहुत बेसिक होती है किसी इंसान को जीने के लिए, वो कुछ भी अच्छे से उन्हें दिया नहीं जाता था। बोरडॉग उसके गुलामों की छोटे से इस समारोह को शैतान की प्रार्थना कहा जाता था और वो उसे उसी हिसाब से देखता था। अब उन गुलामों ने भी एक कहानी वहां पे फैला दी। वो लोग ये कहने लगे कि उस स्प्रिंग्स के अंदर, उस झरने के वहां की जो आत्माएं हैं वो बोरडॉग्स को अपने कब्जे में कर लिए है और इसीलिए वो सबसे इतनी बुरी तरीके से पेश आता है। अब हद तो तब हो जाती है जब एक रात बोरडॉग्स की सबसे जवान बेटी अपने पड़ोसी के घर में घुसती है, पूरी तरह से खून से लथपथ, और उसके पूरे शरीर पे राख जैसा कुछ लगा हुआ था। वो बताती है कि उन गुलामों ने रात में उसकी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया है और उसकी आंखों के सामने
उन्होंने एक एक करके उसके पूरे परिवार को मार दिया है और उसे भी एक पेड़ से बांध दिया था। वैसा सुनते ही उसके पड़ोसी ने तुरंत पास के एक मिलिट्री वाले इलाके को जानकारी दे दी और अगले ही दिन दोपहर में सारी मिलिट्री और पूरे जवान बोर्ड ऑफ स्प्रिंग्स को पूरी तरह से घेर लेते हैं। हालांकि जब वो लोग वहां पहुंचकर अच्छे से खोजबीन करते हैं तो वहां देखा गया कि अब उस बर्डॉक्स फैमिली का कोई भी इंसान जीवित नहीं है। वहां कोई भी नहीं बचा था। बर्डॉक्स के उस घर को पूरी तरह जला दिया गया था। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ तो ना कि बर्डॉक्स के घर को, बल्कि वो गुलामों के भी जो घर थे उसको भी पूरी तरह जला दिया गया था। यहाँ किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी, बर्डॉक्स परिवार की तो किसी की भी नहीं। कहा यह जाता है कि उन गुलामों ने पहले तो बर्डॉक्स के घर को जलाया, उसके बाद उन्होंने उस झरने को किसी तरह मिट्टी रेत से बंद कर दिया। वो झरने का पानी जिस स्रोत से आता था उस छेद को अच्छी तरह से बंद कर दिया गया। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पूरे बर्डॉक्स परिवार को उसके अंदर दफना दिया गया और फिर उस पानी के स्रोत को अच्छे से बंद कर दिया गया। किसी की भी डेड बॉडी वहां नहीं मिली और ये सब करने के बाद ये कहते हैं कि वो गुलाम और वहां रहने वाले लोग सब जंगल के अंदर चले जाते हैं। 200 से अधिक साल बाद लगभग 1980 के दशक में कहा यह जाता है कि उस पार्क की गहराइयों में वो स्प्रिंग्स, वो बर्डॉक्स जगह आज भी कहीं छुपी हुई है। कई बार लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, उसके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी को ठीक से वो जगह आज तक मिल नहीं पाई। अब लगभग 1990 के दशक में एक स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने डायरेक्टर को कांटेक्ट किया, ये बताते हुए कि उन्होंने उस जगह के बारे में काफी अच्छी जानकारी इकट्ठी कर ली है और पता लगा लिया है कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर हो सकता है। और ये सब किया गया था उस टाइम नई नई आई सैटेलाइट मैपिंग टेक्नोलॉजी के सहारे से। उस प्रोफेसर ने पार्क के डायरेक्टर से परमिशन ली थी ताकि वो वहां पे जाके उन कोऑर्डिनेट्स में जाके कुछ सर्च कर सके। प्रोफेसर को वो परमिशन मिल भी जाती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई इस परमिशन को मिलने में। और फिर कुछ दिन बाद वो प्रोफेसर वहां पहुंच जाते हैं और जांच पड़ताल शुरू होती है। धीरे धीरे करके वो डायरेक्टर उस प्रोफेसर के बारे में भूल ही जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर अपनी पत्नी के साथ आए थे। लेकिन एक बार अचानक उन्हें ये खबर मिलती है कि वो प्रोफेसर और उनकी पत्नी मिसिंग होती है। पुलिस इस हादसे को अपने अंदर ले लेती है और पुलिस चेक करती है कि आखिरी बार प्रोफेसर ने किसको कॉल किया था, तो वो कॉल डायरेक्टर को किया गया था। एक सर्च एंड रेस्क्यू की टीम बनाई जाती है जो कि डायरेक्टर की सहायता लेके उन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचते हैं जहां की वो प्रोफेसर खोज करने वाले थे। अब उस जगह जाके ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि वहां कोई कैंप हो या वहां कोई रह रहा हो, बल्कि ये भी दिखाई नहीं देता है कि वहां किसी तरह की खोज पड़ताल की गई हो। अगर किसी जगह पे कोई प्रोफेसर आया हो जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है और वो कुछ खोज करने वाला है तो वहाँ टूल्स या खुदाई कुछ तो होगी, पर वहाँ पे उस जगह की ज्योग्राफी पूरी तरह से अनटच थी। मतलब ऐसे जैसे वहाँ कोई भी आया नहीं हो। 3 हफ्तों तक प्रोफेसर और उनकी पत्नी को ढूंढा जाता है, पर क्योंकि कोई भी निशान नहीं मिलते हैं उनके यहाँ होने के, तो ये मान लिया जाता है कि प्रोफेसर या उनकी पत्नी यहाँ आए ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो नामुमकिन है कि यहाँ पर कोई आया हो और उनके आने के कोई भी नामो निशान नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रोफेसर और उनकी पत्नी कहीं हवा में गायब हो गए हो। अब कुछ समय बीत जाता है। यह हादसा अब एक धुंधली याद बन चुका था और एक बार एक आदमी को पार्क में एक पेड़ के वहां एक कैमरा लटका हुआ मिलता है। पार्क में घूम रहे इस आदमी ने
पहले तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब वो रिटर्न अपने ट्रेल से आ रहा था तो उसका ध्यान फिर से उस पेड़ और उस कैमरे पे जाता है। उसने इस कैमरे को उठाया और रेंजर स्टेशन में उसे लॉस्ट एंड फाउंड कह के उसने जमा करवा दिया। अब कुछ सालों बाद एक रेंजर की लॉस्ट एंड फाउंड में उस कैमरे पे निगाह पड़ती है। उसने देखा कि उस कैमरे में अभी भी रील बनी हुई है, और रील है, और वो भी आधी इस्तेमाल की हुई। तो उसने सोचा क्यों ना इसे डेवलप करने दिया जाए और देखा जाए इस कैमरे में क्या तस्वीरें हैं। और अब जब वो तस्वीरें डेवलप होकर वापस आती है तो एक एक करके जैसे लोग इन तस्वीरों को देखते हैं उनके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। तस्वीरों को देख के ये पता चलता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक टीले के ऊपर या एक पहाड़ की चोटी पर खुदाई कर रहा है, और वहां पे उसे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। उन तस्वीरों में ये भी देखा जाता है कि वो आदमी किसी झरने से पानी वगैरह पी रहा है। हम ये भी देखते हैं उन तस्वीरों में कि वो आदमी एक बड़े से पर जले हुए घर के पास कहीं घूम रहा है, और उस घर के अंदर या उस घर के आसपास बहुत सारी मूर्तियां, पुरानी मूर्तियां रखी हुई है, और वो आदमी उन मूर्तियों की तरफ इशारा करते हुए फोटो खिंचा रहा है। अब जाहिर है ये बात थोड़ी तो अजीब थी, लेकिन अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उन तस्वीरों में वो बूढ़ा आदमी कौन था, तो वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, उसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। जैसे ही इन तस्वीरों के बारे में डायरेक्टर को पता चलता है, पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी जाती है। 100 मील के रेडियस में ढूंढा जाता है, पर वो घर, वो मूर्तियां, वैसा झरना कुछ भी हासिल नहीं होता है और कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। लोग कहते हैं कि उस प्रोफेसर को उन झरने की आत्माओं ने मार दिया और अपना शिकार बना लिया। मुझे 30 साल हो चुके हैं यहाँ काम करते हुए, लेकिन अभी तक मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मुझे नहीं पता कि इस बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए, या फिर सोचना चाहिए भी या नहीं। क्या पता उन झरने की आत्माओं का कहीं अगला शिकार मैं ही ना बन जाऊं। अस्सी के दशक में मेरे पिता के एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था डैनी। वो ओहायो पार्क में वाइल्ड लाइफ डिवीजन में काम किया करते थे। वो अक्सर कोलंबस एरिया में अपना ज्यादातर समय बिताते थे। उनकी ड्यूटी एक बार ऐसे टाउन में लगी थी जहां पर इंडिपेंडेंट डैम स्टेट पार्क बना हुआ है। डैनी पार्क के बारे में बताते हैं कि वो नदियों से बना हुआ था, मतलब घिरा हुआ था, और घने घने लंबे पेड़ उस पूरे पार्क में जैसे भरे और बिछे हुए हो। एक बार आप उस पार्क के अंदर चले जाओ तो आपको वहां पे छोटे छोटे कैंपिंग एरियाज भी दिखेंगे और घने घने लंबे पेड़ भी। डैनी एक दिन टाउन के शेरिफ डेविड उनके ऑफिस में गए हुए थे। इनका दिन काफी अच्छा जा रहा था और रात के लगभग 9 बज रहे होंगे। उसी समय शेरिफ को पार्क से एक कॉल आता है और ये कहा जाता है कि वो तुरंत पार्क के अंदर आ जाए। डैनी और डेविड दोनों 15 मिनट लगातार गाड़ी चलाते हुए उस पार्क में पहुंच जाते हैं और एक बहुत ही पुरानी कैंप साइट पर जाके वो अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। उन्होंने देखा उस कैंप साइट में एक सिल्वर कलर की आरवी खड़ी हुई है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस सिल्वर आरवी के बगल में एक कपल खड़ा हुआ था जिनकी उम्र शायद कुछ 40 से 50 वर्षों के बीच में होगी। शेरिफ डेविड उस कपल के पास जाकर बातचीत करने लगते हैं और डैनी आसपास देखने लगता है। पहली चीज जिसकी डैनी पे नजर जाती है वो ये थी कि आसपास की सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई है। मेरा मतलब
कि कैंप के लिए जो लॉन चेयर वगैरह जो पिकनिक स्पॉट्स पे ले जाते हैं, पिकनिक के लिए टेबल और भी छोटा मोटा सामान सब बिखरा पड़ा था या फिर टूटा पड़ा हुआ था। वो कपल बताते हैं कि वह दिन में ही यहाँ आ चुके थे ताकि वो अपनी छुट्टियों को आराम से बिता सके। उन्होंने ये सोचा था कि वो कुछ ताज़ी मछलियों को पकड़ेंगे और अपने डिनर में उन्हें पकाकर खाएंगे। वो ताज़ी मछलियों को पकड़ने के लिए नदी के पास चले जाते हैं, पर उन्हें वहां पर काफी अजीब सा लगता है। वो जंगल काफी ज्यादा शांत था, मतलब वहां ज्यादा कोई आवाजें आ नहीं रही थी, बस नदी की पानी की आवाज थी। पता नहीं उन्हें किसी के घूरने का एहसास भी हो रहा था। उन्हें बहुत अजीब लगता है जैसा मैंने कहा, और वो लोग वापस अपनी आरवी में चले जाते हैं बिना मछली पकड़े। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आज रात कुछ और ही खा लेंगे। वो कपल जब आरवी के अंदर कुछ पका ही रहे थे तो अचानक बहुत ही अजीब चीज होती है। होता ये है कि उनकी आरवी जोर जोर से हिलने लगती है और उन्हें यह एहसास भी होता है कि कुछ है बाहर जो कि इस आरवी को जोरों से हिला रहा है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग जब नीचे गिर जाते हैं और वापस उठते हैं, वो हस्बैंड उस कपल में जो आदमी था वो जोर से चिल्ला उठता है कि उसके पास गन है और अगर वो अपनी गन निकाल लेगा तो बाहर ये जो भी इंसान या कुछ भी है जो ये कर रहा है वो उसे जरूर गोली मार देगा। और उसका इतना कहते ही वो हलचल, वो आरवी को हिलाना, वो सब कुछ जैसे पूरी तरह शांत हो जाता है। पर तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। उन्हें सुनाई देता है धीरे से गुर्राने की आवाज, जो कि शायद उनके आरवी के नीचे से आ रही थी। अगर आपको ध्यान हो कि यह कहानी 80 के दशक की है और उस समय लोगों के पास मोबाइल वगैरह कुछ हुआ तो करते नहीं थे ताकि वो तुरंत कॉल करके किसी से मदद बुला सके, तो ये लोग थोड़ी देर अपनी गाड़ी में इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार ये करते हैं कि पूरी तरह से शांति हो जाए। जब लगभग 10-15 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आती है तो उसके बाद वो हस्बैंड अपने हाथ में बंदूक पकड़ के उस आरवी के दरवाजे को खोलते हैं। वो धीरे धीरे कदमों से बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आए तो उनको ये याद था कि यहाँ से लगभग थोड़ी ही दूरी पर एक फ़ोन बूथ बना हुआ था। पुराने ज़माने में या 80 या 90 के दशक पे इन पार्क्स में जगह जगह पे फ़ोन बूथ बने हुए थे ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो लोग कॉल करके बुला सके। तो यह हस्बैंड तभी उस फ़ोन बूथ में जाते हैं और कॉल करके शेरिफ को यहाँ बुला लेते हैं। वो कपल काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन शेरिफ ने उन्हें दिलासा दिया कि उनके साथ ये बद्दा मजाक जिसने भी किया है वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। इतना सुनते ही वो कपल में से जो वाइफ थी वो कहती है कि वो काफ़ी श्योर है कि जिसको और जिसने ये काम किया है वो कोई इंसान नहीं था बल्कि कुछ और ही था। डेविड अपनी गाड़ी के अंदर गए, वहां से उन्होंने शॉटगन निकाली और एक टॉर्च निकाली और डैनी ने भी वही किया और वो दोनों ही जंगल के अंदर जाने लगे। मेरे पिता के तो उस डैनी को शायद ऐसा कुछ लग रहा था कि ये किसी छोटे बच्चों की बदमाशी है, पर जब उसने डेविड के चेहरे को देखा तो वो समझ गया ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जंगल के जितना ही अंदर जा रहे थे उतना ही ज्यादा अंधेरा छा रहा था और धीरे धीरे अब कुछ मीटर दूर ही उनकी विजिबिलिटी रह गई थी और चलते चलते अचानक डेविड रुक जाता है। डैनी डेविड से कुछ कहने ही वाला था, पर तभी डेविड उसे चुप कराते हुए अपनी उंगलियों को अंधेरे में किसी चीज की ओर मोड़ते हैं। वो इशारा करते हैं अंधेरे में कुछ देखने के लिए, कोई चीज जो कि वहां पर मौजूद थी। डैनी अपनी फ्लैशलाइट को उस जगह पर चमकाते हैं जहां पर डेविड ने अपनी उंगलियों से इशारा किया था। वो जगह लंबे घने पेड़ों से घिरी हुई थी।
डेविड धीरे से कहता है कि पेड़ों के बीच में देखो डैनी। डैनी धीरे से अपने टॉर्च को पेड़ों के बीच में करने लगता है और तभी उसे दिखाई देता है एक इंसानी पैर। काफी बड़ा था ये पैर और इस पैर पे काफी लंबे लंबे बाल भी दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो भी चीज है कम से कम 8 से 10 फीट की तो होगी ही। धीरे से उसके थोड़ी देर बाद उन्हें एक पंजा दिखाई देता है, एक पंजा बालों से भरा हुआ और जिसके नुकीले नाखून भी थे। डैनी को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं है और तभी उसे कोई हलचल सुनाई देती है। उन कपल ने उन्हें बताया था कि जब वो आरवी के अंदर थे उन्हें गुर्राने की आवाज सुनाई दी थी और डैनी और डेविड जहां पे थे वो जगह पूरी तरह दुर्गंध से भर चुकी थी। उन्हें तो अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। डैनी अपनी टॉर्च को थोड़े ऊपर की तरफ करते हैं और उन्होंने देखा जो चीज वहां पे खड़ी हुई थी उसका चेहरा उनके सामने था। एक काफी गंदा भूरा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो बालों से भरा हुआ था और उसकी पीली आंखें भी थी। डैनी डेविड से कहता है कि गोली चलाओ। वो बस इतना कह ही सका था कि उन्होंने देखा उस राक्षस जैसे और भी कुछ चीजें पेड़ों के पीछे से अब इमर्ज होके सामने आ रही थी। उन्होंने देखा कि ये अकेला नहीं था बल्कि इसके जैसे कम से कम 3 से लेके 4 थे और वो सब अब कुर्राते हुए धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। तभी डेविड ने डैनी से कहा कि हमें अभी के अभी यहां से निकलना होगा। डैनी बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं किया था। उसके पैर डर के मारे एक ही जगह जम चुके थे और वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि वो चीजें धीरे धीरे करके उसके पास आ रही थी और उस दुर्गंध और उनके आने की आवाज से उसकी रूह पूरी तरह कांप रही थी। डैनी को लगता है ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन तभी चौंकाते हुए आसमान में बहुत उजाला होता है और आसमान से कुछ पेट्रोल बॉम्ब्स गिरते हैं जो कि डायरेक्ट उन जानवरों के सामने आके गिरते हैं। बस इन दोनों को, डेविड और डैनी को इतना ही मौका चाहिए था और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वो भागते भागते पीछे मुड़ के उन जानवरों की तरफ गोलियां भी चलाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जानवर उनका पीछा ना कर सके। वो भागते हुए बिना रुके, बिना यहां वहां देखे सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें वो कपल भी दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो उन कपल को अपनी ही गाड़ी में बैठाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा और वो लोग गाड़ी को सीधा वहां से दूर रेंजर्स ऑफिस से भी बाहर शहर के अंदर लेके जाके रोकते हैं। गाड़ी को रोक दिया जाता है और उन कपल को ये कहा जाता है कि वो आज के लिए वही कहीं मोटेल में रुक जाए। अब ये दोनों अकेले थे, डैनी और डेविड। डैनी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे पर वो भगवान का यही शुक्र मना रहे थे कि आखिरकार वो बच गए। तभी डैनी ने डेविड से पूछा कि ये चीज थी क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है? तभी डेविड कहते हैं कि वो ठीक से तो कह नहीं सकते बट उनके अनुमान और अंदाज से ये एक वेयरवुल्फ है। जी हाँ, ये सुन के डैनी पूरी तरह चौंक जाते हैं और कहते कि डेविड तुम कैसी बातें कर रहे हो? तब डेविड कहते हैं कि डैनी आप नहीं जानते बट इन जंगलों में बहुत से ऐसे राज छुपे हैं, ऐसी चीजें छुपी है जिसके बारे में इंसानों को अंदाजा तक नहीं है। वो बताते हैं कि 1970 के दशक में एक रेल रोड थी
और वहां पे रेलवे का काम चल रहा था। उस जगह पे कुछ कर्मचारियों के ऊपर एक रात हमला हो गया था और उस हमला होने के बाद वो कहते हैं कि कुछ दिनों तक वो कर्मचारी वहीं पे रहे और उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। कहा ऐसे जाता है कि उन पे किसी वुल्फ ने हमला कर दिया था, पर यह हुआ कि उनमें से 2 कर्मचारी तो मर गए, बट उन 6 या 7 कर्मचारियों में से 2 लोग वहां से भाग जाते हैं और वो कुछ दिन बाद जंगल में दिखाई भी दिए, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही वहशी रूप में बदल रहे थे। मतलब ऐसे जैसे उनके मुंह पे बाल आ जाना, उनके हाथों पे बाल आ जाना और उनकी हरकतें बिल्कुल जानवरों जैसी हो गई थी। और उसके ही कुछ दिनों बाद या शायद मैं कहूँ कुछ महीनों बाद ऐसी खबरें आई कि जंगल में कुछ ऐसी चीजों को देखा गया है जो कि दिख तो वुल्फ रही है, लेकिन उनकी काया बिल्कुल किसी इंसान जैसी है। अब माना यह जाता है कि शायद वो 2 कर्मचारी जो कि उस वक्त उस रेल रोड के वहां से भाग गए थे कुछ दिनों बाद, वो ही वेयरवुल्फ में परिवर्तित हो चुके हैं। डैनी ये बात सुन के वापस आ जाते हैं। डैनी का दिल पूरी तरह दहल चुका था और वो इस बात पे विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे कि क्या ऐसे जानवर यानी वेयरवुल्फ हो सकते हैं। ये तो उन्होंने अर्बन लेजेंड्स में सुना हुआ था, पर अपनी आंखों के सामने उन्होंने जो देखा उसको वो कैसे झुठला सकते थे। डैनी उसके बाद उन जंगलों में, उन गहराइयों में कभी नहीं गए और रात को तो कभी भी नहीं।